गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय आगे बढ़ता जा रहा है और इस दौरान चूंकि विगत 3 दिनों से हमारी और आपकी मुलाकात YouTube के इस डिजिटल मंच पर नहीं हुई, लेकिन इस दौरान देश और दुनिया में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी कुछ बदल गया। घड़ी की सुइयों ने काफ़ी सफ़र तय कर लिया और नदियों में बहुत सा पानी बह चुका है। फिलहाल ऐसे में आपको ये जानकारी देना थोड़ा सा आवश्यक है कि इस समय तब जबकि हम लोग अभी हाल ही में ताउते तूफान से गुजरे हैं, उसका सामना हम लोगों ने किया और बहादुरी के साथ देश के आपदा राहत बलों की मदद से और सरकार की जो प्रतिबद्धता है देश के लोगों की सुरक्षा, देश के संसाधनों की सुरक्षा की, इस प्रतिबद्धता की बदौलत हमने इस चुनौती का गंभीरता के साथ बहुत ही मजबूती के साथ सामना किया। और अब ऐसी ही एक और चुनौती इस समय भारत में आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठ रही है और इस चुनौती का नाम आप लोगों ने अब तक सुन लिया होगा दोस्तों, यास है। ठीक है, यहाँ पर कई सवाल जो आपके पिछले चक्रवाती तूफान से बने थे उसी तरह के कई सवाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कल सुबह यानी कि 26 मई सन 2021 तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की संभावना है। हालांकि इन क्षेत्रों में इस समय तेजी से वर्षा जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की तमाम टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपके भारत सरकार में नौसेना की बात की जाए तो नौसेना की ओर से तमाम जो है जलयान इस समय अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने पर काम कर रहे हैं और तटीय इलाकों पर मौजूद तमाम लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस चक्रवात की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक के रहने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि पश्चिमी घाट की तुलना में इस पूर्वी तट से टकराने वाला यह चक्रवात ज़्यादा घातक परिणाम दे सकता है। और इसके सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम आप पश्चिमी किनारों को देखते हैं तो ये पश्चिमी किनारे जहां पर सह्याद्री पर्वतमाला का विस्तार है, इस वजह से इस चक्रवाती तूफान और हवाओं की जो गति थी वो कुछ हद तक नियंत्रित रही। लेकिन उत्तर के विशाल मैदान के इस विस्तृत क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर किसी भी तरह का पर्वतीय अवरोध न होने के कारण इस चक्रवाती तूफान से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या प्रभाव इसका पड़ता है। लेकिन सावधानी ही बचाव है और इस मंत्र का हम जितना इस्तेमाल करेंगे, कोविड-19 के दौरान भी हमने लगातार इस मंत्र का इस्तेमाल किया और उसे चरितार्थ करने की कोशिश की है, तो ऐसी ही प्रतिबद्धता हम इसके प्रति भी रखते हैं और जताते हैं। दोस्तों, विषय पर लौटते हैं और विषय चल रहा था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि कोशिका चैप्टर पर बात कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको कोशिका के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम आदि की संरचना से परिचित करवाया था, उससे हमने आपको वाकिफ कराया। साथ साथ हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की भी संरचना के बारे में बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे कारक की ओर चलेंगे, जिसमें एक नाम आप देखें यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं गोल्जी बॉडी का। इसे आम भाषा में हम लोग दोस्तों गोल्जी काय भी बोलते हैं, ये नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। होता क्या है गोल्जी बॉडी? तो गोल्जी बॉडी में एक इसका उपनाम जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे हम अपनी कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजर मतलब दोस्तों इसे हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। और ऐसा हम इसे इसलिए कहते हैं कि कुछ इस तरह की संरचना वाला ये स्ट्रक्चर, ये दोस्तों गोल्जी बॉडी की संरचना है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह की संरचना वाला जो गोल्जी बॉडी होता है, ये कोशिका के लिए जरूरी जितने भी खनिज और दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
इन खनिजों और इन पोषक तत्वों को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये पहले तो तैयार करता है और उसके बाद उन्हें उन स्थानों पर ये प्रेषित कर देता है, उन स्थानों पर भेज देता है जहां इसकी ज़रूरत हो। तो इस कारण से दोस्तों हम इसे इसका ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं कोशिका का। बट यहां एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि यही वो कारक है, गोल्जी बॉडी ही, जो विशेष प्रकार के एंजाइम्स वाले छोटे छोटे प्याले नुमा संरचनाओं का निर्माण करता है। और इन प्याले नुमा संरचनाओं को हम लोग कहते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे हम लोग? इसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। और आपको अगर याद हो, आपने पिछले वीडियोस देखे हो, तो वहां पर आपको इसका उपनाम भी बताया गया है और ये उपनाम था आत्महत्या के प्याले। ठीक है दोस्तों, ये नाम जो है हमने इस्तेमाल किया है, आत्महत्या के प्याले। ये नाम हम लाइसोसोम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और लाइसोसोम जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स की मदद से ये लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश कर जाने वाले किसी भी दूसरे बाह्य कारक, किसी जीवाणु या किसी भी पैथोजन जो किसी तरह के रोग का वाहक हो सकते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन लाइसोसोम को तैयार करने वाला स्ट्रक्चर भी आपका गोल्जी बॉडी ही है। तो ऐसे में ये हमारा सुरक्षा प्रहरी बन जाता है कोशिका का, और लाइसोसोम हमारे बन जाते हैं आत्महत्या के प्याले। तो कोशिका का सुरक्षा प्रहरी, कोशिका का यातायात प्रबंधक, ये सारे नाम जब हम देखेंगे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दीजिएगा दोस्तों, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के लिए हम लोग ये सारे नाम इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर एक और सवाल आपका बनता है, और वो सवाल ये है कि लाइसोसोम में ये जो एंजाइम्स भरे होते हैं, ये किस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं? तो चलिए इस सवाल का भी जवाब देखते हैं। मैं यहां एक शब्द लिख रहा हूं, शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और शब्द है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये नाम आप देख रहे हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? यानी यहां पर इस कोशिका में अगर कोई दूसरा बाह्य कारक प्रवेश कर जाता है, तो इस बाह्य कारक को नष्ट करने के लिए आपने आत्मघाती हमलावरों का नाम सुना होगा कि आत्मघाती हमलावर जो है बेल्ट या आरडीएक्स या किसी भी तरह का आईईडी। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बोलते हैं हम लोग इसे। तो और आरडीएक्स को हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव का नाम देते हैं। इस तरह के विस्फोटकों के साथ वो अपने आप को भी उड़ा देता है और भारी जनसमूह को नुकसान पहुंचाता है। तो ठीक वही चीज आपका लाइसोसोम भी करता है। यानी लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन भरा होता है, जो एंजाइम भरा होता है, वो एक्चुअल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये सवाल अगर आपसे पूछा गया कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं वो किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे दोस्तों कि ये एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और ये अपने भी नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ इनके अंदर भरा एंजाइम कोशिका के एक निश्चित भाग समेत उस बाहरी कारक को भी नष्ट कर देता है, और इस तरह से बाकी की जो कोशिका होती है वो सुरक्षित बच जाती है। तो ये नाम हम लोगों ने यहाँ पर लाइसोसोम के लिए प्रयोग किया है। इसके अलावा अगली जो संरचना हमारी है, जिस पर हमें आंशिक रूप से और बात कर लेना चाहिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए दोस्तों, वो चीज़ क्या है? तो दोस्तों वो आंशिक रूप से जिस पर मैं बात करने की बात कर रहा हूँ उसे हम लोग कहते हैं लवक। क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग उसे लवक कहते हैं। लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्लास्टिड्स के लिए हमने जो उपनाम इस्तेमाल किया था वो था कोशिका का रसोई घर। ठीक है, यानी कोशिका का जो रसोई घर है इसे हम लोग जो है देख रहे हैं। ये नाम दिया जाता है आपके लवक को। और ये रसोई घर क्यों? तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये होता है आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरे को कहते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। ये 3 नाम आप यहां पर देख रहे होंगे। इसमें क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों
अवर्णी लवक, और क्लोरोप्लास्ट के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो है हरित लवक। ध्यान रखिएगा, हरित लवक, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, ये सवाल अगर आपके सामने आया तो आपका जवाब होगा क्लोरोफिल के कारण। यानी यही वो क्लोरोफिल है दोस्तों जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं पर्णहरिम। नाम ध्यान रखिए, आपने इस नाम को कई बार सुना और पढ़ा होगा। ये जो पर्णहरिम नाम आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और इसका रंग जो होता है ये हरा होता है। और ये हरे रंग का जो क्लोरोफिल है ये सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों में पाया जाता है। यानी कि जो हमने जीवों का एक वर्ग लिखा था प्लांटी, यानी जो पादप वर्ग है हमारा, इस प्लांटी या इस वर्ग के सभी जीवों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की मदद से और सूरज का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, इसकी मदद से बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जब मिलते हैं दोस्तों तभी जो है हमारा पौधा अपना भोजन बना पाता है। और पौधे के भोजन बनाने की इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी इसी को हिंदी में नाम दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है दोस्तों जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और पौधों के अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अलावा जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है आपका क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि हर पादप कोशिका का रसोई घर जो है वो कौन है, आपका लवक है, या इसके अंतर्गत आपका क्लोरोप्लास्ट जिसमें मौजूद है हरित लवक क्लोरोफिल। इसी को हम लोग हरित लवक कहते हैं दोस्तों। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, हरित लवक नाम आप इसे देंगे। यहां पर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आप देख रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वर्णी लवक, और इसी के कारण दोस्तों फलों और फूलों आदि को, सब्जियों आदि को उनका रंग मिलता है। जैसे गाजर की बात आती है कि गाजर का रंग जो होता है वो हल्का गुलाबी गाजरी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका जवाब है आपके पास कैरोटीन की वजह से। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। या फिर अगर यही सवाल आपसे चुकंदर के संबंध में पूछता है कि चुकंदर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, गाढ़ा लाल रंग, तो ये होता है दोस्तों इसमें मौजूद बीटानीन की वजह से। या फिर अगर आपसे पूछता है कि प्याज का या सेव का जो लाल रंग होता है, गुलाबी रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो इसका जवाब है दोस्तों एंथोसाइनिन। ठीक है, ये नाम आप देख रहे हैं। तो ये जो गाजर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग या प्याज का हल्का गुलाबी रंग, ये जिसकी वजह से हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं वर्णी लवक। और वर्णी लवक के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं क्रोमोप्लास्ट। जबकि अवर्णी लवक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं दोस्तों, जैसे आलू और मूली आदि में आपको दिखाई देता है, उनमें कोई रंग नहीं होता। तो इस आधार पर ये जो भूमिका आपने देखी लवक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी लवक की मदद से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। और अगला पॉइंट इससे भी थोड़ा अच्छा है और उसे हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम आपको मैंने पहले भी बताया है और निश्चित रूप में आप डीएनए के नाम से परिचित भी होंगे, जिसकी एक संक्षिप्त संरचना मैं यहाँ पर आपके लिए बनाए देता हूँ। और ये संरचना कुछ इस तरह की है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि ये त्रिविमीय संरचना है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, त्रिविमीय संरचना हम इसे कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आप इसका एक 3D स्ट्रक्चर देखिए।
ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों यही स्ट्रक्चर आपका डीएनए का है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों द्विकुंडलित संरचना। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग इसे? द्विकुंडलित संरचना। अंग्रेजी में इसके लिए नाम इस्तेमाल किया जाएगा डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। दोस्तों इसकी जो द्विकुंडलित संरचना है, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इस संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिकों में वॉटसन एवं क्रिक का नाम आएगा। यह नाम आपको यहां पर मिलेगा। पूछता है अगर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की, तो दोस्तों इसकी डबल हेलिक्स संरचना की खोज सन 1953 में वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने की, जिसके लिए इन्हें सन 1962 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? इन्हें 1962 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया 1962 में द्विकुंडलित संरचना की खोज के लिए। लेकिन इससे यह चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या डीएनए की खोज वास्तविकता में वॉटसन और क्रिक ने की। तो दोस्तों ये सही जवाब नहीं है। सन 1869 का वर्ष आपको याद रखना है। यहां पर नाम आपको मिलेगा एक अन्य वैज्ञानिक का, जिनका नाम है फ्रेडरिक मिशर। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फ्रेडरिक मिशर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1869 में डीएनए की खोज की और 1962 में इसकी द्विकुंडलित संरचना की खोज करने वाले वॉटसन और क्रिक को, जिन्होंने सन 1953 में यह काम किया था, इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पर ये जो भूमिका आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दोस्तों, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक की ये जो दूरी आप देख रहे हैं, इस दूरी के लिए हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं वो नाम है बेस पेयर। ठीक है दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसे हम बेस पेयर कहते हैं दोस्तों। और यहां पर एक जो बेस पेयर होता है, या आप कह लीजिए कि एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी होती है, ये होती है 3.4 एंगस्ट्राम की। कितनी होती? 3.4 एंगस्ट्राम की। और सामान्य तौर पर इसकी जो लंबाई एक स्ट्रैंड की ली जाती है दोस्तों, वो 34 एंगस्ट्राम तक हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी। और अगर आप इससे चौड़ाई देखना चाहते हैं तो ये 20 एंगस्ट्राम जो है इसकी चौड़ाई करीब होती है। अब देखिए यहां पर जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए को कैसे व्याख्या की जाए इसकी। ये जो चीज़ बनी होती है आपकी, ये आपका फास्फेट शर्करा होता है, यानी ये आपका दोस्तों शुगर फास्फेट से बना होता है। ये उसका चेन होती है एक प्रकार की, यानी फास्फेट शर्करा की एक श्रृंखला आप इसे कह सकते हैं। ठीक इसी से ये बना होता है। इसको शुगर फास्फेट सीरीज भी कह सकते हैं, चेन कह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक के, अगर हम बात करें तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक लक्षण या उसके जो जेनेटिक पहचान है उसे ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब आरएनए के बारे में बताया था, तब हमने वहीं पर डीएनए का जिक्र करते हुए आपसे कहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। यह सवाल बहुत पूछा जाता है दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में काफ़ी प्रश्न किया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हिंदी क्या होती है। तो फिंगरप्रिंटिंग की हिंदी होती है दोस्तों अंगुली छाप मुद्रण। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए हम क्या करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आप बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे माता पिता की पहचान करना, यानी पेरेंट आइडेंटिफिकेशन करना, बायोमेट्रिक पहचान पत्र बनाना, यानी जैविक पहचान पत्र बनाना, ये काम कर सकते हैं आप। क्रिमिनोलॉजी में, यानी अपराधियों का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कई काम हैं जो इसके माध्यम से किए जाते हैं। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो डीएनए इस्तेमाल किया जाता है वो डीएनए कहाँ से लिया जाता है। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि वहाँ से या इस काम के लिए हम जिस डीएनए का इस्तेमाल करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया से लिया जाता है। और यहाँ पर एक सवाल फिर से देखिए कि सामान्य डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या अंतर होता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है दोस्तों, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वृत्ताकार होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला,
कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर लालजी सिंह को, इनको हम इसका श्रेय देते हैं। हालांकि ये हमारे बीच अब नहीं है। तो भारत में यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम शुरू किया, या इन्हें भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने इसकी एक सामान्य संरचना डीएनए की समझी, इसको जानने का प्रयास किया। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपका ये जो डीएनए है ये अत्यधिक अणुभार वाला, आप ऐसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा अणुभार वाला, एक जिसकी अणुभार संख्या कई लाख तक हो सकती है, एक ऐसा दस्तावेज है जो बहुत सारी जानकारी या किसी एक प्रजाति की पीढ़ियों की जानकारियों को अपने अंदर सुरक्षित रख सकता है और उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जा सकता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये नाम आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक बात और जो मैं बताना चाह रहा हूं डीएनए के संबंध में, वो भी देख लीजिए। क्योंकि प्रोफेसर लालजी सिंह ने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम होता कहाँ है, किस जगह पर भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है दोस्तों। तो अगर आपके सामने ये सवाल आता है तो ध्यान रखिए, इसे हम कहते हैं CCMB। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। और CCMB का नाम क्या है ये भी चलिए देख लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये नाम जो है उस संस्था का है दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। और इसी CCMB में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम जो है हमारे यहाँ किया जाता है। हमारी जो बायोमेट्रिक पहचान पत्र के तौर पर बनाया गया है, आपने देखा होगा आधार कार्ड का नाम आपने सुना होगा। तो बायोमेट्रिक पहचान पत्र के रूप में बनाया गया जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में भी हमारी जो जैविक पहचान है वो आपने देखा छिपी हुई है। और कैसे? क्योंकि आधार कार्ड बनाते समय दोस्तों हमारी उंगलियों की छाप ली गई थी, और हमारी उंगलियों के छाप के अलावा हमारी रेटिना यानी आँख की कॉर्निया को भी स्कैन किया गया था, रेटिना को भी स्कैन किया गया था। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी जैविक पहचान का एक सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ एक सवाल पर कभी कभी पूछ लेता है, वो आपको जान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति की उंगलियों के निशान दूसरे व्यक्ति की उंगलियों के निशान से क्यों मेल नहीं खाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक बढ़िया सवाल हो सकता है और इसका जवाब होगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। यानी उंगलियों पर बनी हुई जो धारियां होती हैं उन्हें हम पैलिंड्रोम कहते हैं। और पैलिंड्रोम की वजह से एक व्यक्ति की उंगलियों के निशान कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें डीएनए में ये जो संरचना आप टुकड़ों में देख रहे हैं ये क्या है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं जीन्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं जीन्स। और जीन्स क्या होते हैं? तो जीन्स जो होते हैं, अगर पूछता है क्या होते हैं जीन्स, तो ये होते हैं दोस्तों प्यूरीन और पिरामिडीन के क्षारक। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जीन्स क्या होते हैं। अगर आपके सामने सवाल आया तो ये प्यूरीन और पिरामिडीन के क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ये होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के, C, T, G, A और U। C फॉर होता है दोस्तों, इसे कहते हैं साइटोसिन। T फॉर थाइमीन, G फॉर गुआनिन, A फॉर एडिनिन और U फॉर दोस्तों ये बन जाता है आपका यूरेसिल। ये 5 प्रकार के। लेकिन यहां पर आपको एक और वर्गीकरण ध्यान में रखना है। अगर ये आरएनए है और दूसरी ओर डीएनए दिया गया है, तो डीएनए में 2 चीजें ऐसी हैं, ये है T और U। यही दोनों हैं जो परस्पर एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। अगर ये आरएनए है तो C होगा, उसके बाद G होगा, A होगा और U होगा।
और अगर ये डीएनए है दोस्तों तो यहां पर भी सी होगा, जी होगा, ए होगा, लेकिन यहां पर यू की जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि आरएनए में यूरेसिल जो स्थान रखता है वही स्थान डीएनए में किसके पास होता है दोस्तों, वही स्थान होता है थाइमीन के पास। यानी ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये सवाल कि डीएनए की तुलना में आरएनए में कौन किसको प्रतिस्थापित करता है, तो आपका जवाब होगा यूरेसिल है दोस्तों, जो अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। अगर यह भी पूछ लेता है कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए में बहुत सी चीजें हैं, जिसमें से पहला नाम मैंने कहा क्या है, शर्करा है। ये पहली चीज है दोस्तों, शर्करा यानी शुगर होता है। दूसरी चीज क्या पाई जाती है, दूसरी चीज है वो आपकी फास्फोरिक अम्ल है या शुगर फास्फेट जिसको हमने कहा। और तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज है आपकी नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है। और यही नाइट्रोजनस क्षार जो मैंने आपसे बताया वो इन 4 प्रकारों में देखा जा सकता है डीएनए में, और आरएनए अगर होता है तो वो इन 4 प्रकारों में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपसे विस्तार से थोड़ा सा कोशिका के जो अनुवांशिक संरचना है उसके बारे में आपसे बात किया। यहां पर कुछ और शब्द हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को जितना अच्छे से आप तैयार करेंगे दोस्तों, आपको एग्जाम्स में उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए डीएनए की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछता है डीएनए की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसे अगर पूछा गया तो आप यहां पर सीधा जवाब जान लें दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। ये बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे इसे कहेंगे दोस्तों अनुलेखन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल यहां पर अगर आपसे यही पूछता है कि आरएनए के द्वारा जो अमीनो अम्ल से हमने आपको बताया था कि क्या बनाया जाता है, तो आपने बताया होगा कि प्रोटीन बनाया जाता है। तो अमीनो अम्ल का प्रोटीन में बनने की क्रिया क्या कहलाती है, जिसका माध्यम बनता है आरएनए। तो इसके लिए भी एक सवाल है, इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन को हम लोग कहते हैं अनुलिपीकरण, ठीक है, अनुलिपीकरण। यहां एक शब्द और देख लेते हैं, एक शब्द और है हमारे पास, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अगर ये नाम आ रहा है तो रेप्लिकेशन को कहते हैं गुणन, आम भाषा में आप इसे कहिए गुणन। और ये काम करते हैं दोस्तों, कोई भी रोग कारक खासकर वायरस जो होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपनी तरह से और ज़्यादा विषाणुओं को बनाना, उस क्रिया को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये नाम ध्यान रखिएगा। 3 शब्द आपको यहाँ मिले, एक खासकर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच अंतर बहुत पूछता है। तो डीएनए की पुनरावृत्ति या डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण में हिस्सा लेना यानी अमीनो एसिड जो है आपका, अमीनो अम्ल जो है, इसको बदल देना प्रोटीन में, ये क्या कहलाता है। तो इसके लिए आपके पास जवाब है दोस्तों, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको जानकारी दी है आज कोशिका पर भी, और इसी जानकारी के साथ हमारी कोशिका का जो विवरण है वो आपके लिए आपकी आवश्यकता के हिसाब से समाप्त हो जाता है। अपने 6 वीडियोज़ हमने आपको कोशिका पर उपलब्ध कराए हैं, और 6 वीडियोज़ में अगर आप प्रश्नों की संख्या को काउंट करें तो लगभग, जैसा मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि 100 के करीब प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको 100 प्रश्न मिल चुके हैं। तो आप अपने वीडियो को लगातार ऑब्जर्व करिए, उसे लगातार देखिए, और अपने सुझावों से हमें और हमारी टीम को अवगत कराते रहिए, ताकि आगे भी हम इसी प्रकार लाभदायक वीडियोस के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि करने के अपने प्रयासों को और अपने ज्ञान को आगे ले चल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।